प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासृतम् जीवमजीवमदाह्वम् जीर्णवरवसेन जीर्णनेत्येष्टम् देवीन्द्रविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बहुत बढ़िया। अपनी चर्चा 35वीं गाथा के संदर्भ में चल रही है। हाँ शिमला हबीब क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रही थी कि इसकी टीका भी करवाई क्या? 49 नहीं, अभी केवल गाथा। टीका तो 38 तक की हो गई है और 39-40 केवल शब्दार्थ बताए हैं याद करने की गाथा करवाई है। वो याद करते जाए ना जिससे आगे, तो हर मंडे को एक आगे वाली गाथा देख लेते हैं ताकि वो पूरे वीक में याद हो जाए। ऐसा टीका भी बाद में पढ़ेंगे, 39 से आगे की टीका बाद में पढ़ेंगे। अभी 35 की टीका बीच में छोड़ी थी, वो चल रही है। तो 35वीं गाथा अपनी चल रही है, इसका पाठ एक बार कर लेते हैं फिर से। वद समिधि गुत्थियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। यहाँ पर व्रत समिति गुप्ती और धर्म की चर्चा हो गई, अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं? बोलिए रेखा वाली। अनित्य आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोभ, क्रोधी, दुर्लभ और धर्म। इन 12 भावनाओं में से अनित्य भावना में संयोगों और पर्यायों की अनित्यता का विचार किया गया। आश्रण भावना में उन्हीं संयोगों और पर्यायों की आश्रणता का विचार किया गया। अब संसार भावना में यही जो संयोग और पर्याय हैं, संसार रूप हैं, ये असार है। संसार असार है। संसार में अनंत काल जीव को हो गया व्यतीत करते हुए, लेकिन इसमें सुख किंचित मात्र भी नहीं मिला। तो संसार की असारता का, संसार की भयानकता का, इस संसार से हमको भय लगे, ऐसा चिंतन इस संसार भावना में किया जाता है। संसार दुखों से डर लगे, दुखों से डर ही नहीं लग रहा। अभी ऐसा लगता है हमको क्या जरूरत है। ऐसे बोलते हैं, एक कहावत पहले चलती थी, धर्म कौन करे कि जिनके फूटे कर्म उनके जीवन में हो धर्म, ऐसा कुछ अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रही, इस तरह का कुछ शब्द आता था। तो वास्तव में जो धर्म करते हैं उनके कर्म फूटते हैं मतलब नष्ट होते हैं। वो तो थी उल्टे अर्थ में, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ तो यही है कि जो धर्म करते हैं उनके कर्म फूटते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि जो दुखी हो वो धर्म करे, हम तो सुखी हैं, हमको धर्म करने की क्या जरूरत है।
तो संसार में दुखी नहीं लग रहा है। किसी से अभी डायरेक्टली पूछा जाए आप दुखी हो क्या, तो कोई नहीं कहेगा हम दुखी हैं, बढ़िया है, हम परफेक्ट हैं, कैसे हो, क्या हाल चाल, ये पूछते हैं अपन, बढ़िया, रटा रटाया प्रश्न है, रटा रटाया उत्तर है। इस संसार में दुखी भाषित नहीं हो रहा। तो इस संसार में कैसे कैसे दुख हमने भोगे हैं, और यदि अभी इस संसार से छूटने का उपाय शुरू नहीं किया, छूटेंगे ही इसी भाव में ऐसा तो भी कह ही नहीं रहे, लेकिन यदि उसका प्रयास भी चालू नहीं किया, उसका उपाय भी स्टार्ट नहीं किया, तो फिर क्या होगा, वो कितना खतरा है, कितना खतरनाक स्थिति वो है, वो भी यहाँ दिखाकर भय दिखाते हैं। यानी ऐसा तो भय उत्पन्न करना वो कषाय है, भय एक कषाय है, आप संसार से हमको डरा रहे हो, कषाय उत्पन्न करा रहे हो, लेकिन ये भय कषाय उत्पन्न करा के भी जीव धर्म में लग जाए, संसार से डरकर धर्म में लग जाए, तो वो उतनी सी भय भी कषाय भी उत्पन्न कराई जाती है। इस संसार भावना के चिंतन में अथवा संवेग भावना के चिंतन में संसार से भय उत्पन्न कराया जाता है, कि संसार से डर लगे, कि थोड़ा डरो तो सही। कुछ लोग ऐसे निडर होते हैं कि पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, उनको कहोगे नरक में चले जाओगे, हाँ हमें पता है चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, यानी ये नहीं समझ आ रहा नरक क्या चीज है, नरक में चले जाएंगे तो क्या होगा, और ऐसा सुभट बन के बोलते हैं हम तो चले जाएंगे नरक में। तो ऐसे ही जीव को डर ही नहीं लग रहा है कि हम संसार में दुख भोग रहे हैं, कि हाँ भोग लेंगे दुख, आराम से खुशी खुशी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में जब दुख का टाइम आता है, तो वो कैसे रो रो के गुजरता है, और कैसे कष्ट पूर्वक वो टाइम हमने बिताया है, उस टाइम का अनुमान ये पंच परावर्तन के रूप में यहाँ बताया जा रहा है, कि संसार में कितना काल हो गया है दुख भोगते हुए, कितना लंबा काल हो गया है, उस काल की गणना बताने के लिए यहाँ पंच परावर्तन का स्वरूप बताया जा रहा है। कौन कौन से होते हैं पंच परावर्तन? पारुल। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, पहले भाव। भव परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। बढ़िया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 प्रकार के परावर्तन हैं। द्रव्य परावर्तन का क्या स्वरूप है, बता सकते हैं कोई? द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं, या एक द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ, ये कब कहा जाएगा? बोले निशांति। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन कहलाता है, और इसे पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, कर्म पुद्गल परावर्तन, नौकर्म पुद्गल परावर्तन। ठीक है। ग्रहित पुद्गल स्कंधों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला जो टाइम है, वो द्रव्य परावर्तन कहलाता है। ये विशिष्ट पुनर्ग्रहण किस प्रकार होता है? ये जो विशिष्ट पुनर्ग्रहण लिखा ना, विशिष्ट, इस एक अलग तरीके से, वो किस प्रकार से होता है? अर्पणा जी, आप बोल सकते हैं? मैम, ये द्रव्य परिवर्तन में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग में होता है, एक नौकर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं पूरा, तब जाके एक द्रव्य परावर्तन होता है। और दोनों में एक साइकिल होती है, सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम आइडेंटिटी की। जब वो चीज कंप्लीट होती है तो वो एक पार्ट माना जाता है, नौकर्म परावर्तन। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो सेम टाइम पे, क्या बोला आपने? सेम टाइम पे, सेम जगह पे, और सेम आइडेंटिटी भी, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी और सेम आइडेंटिटी। अगर वो पूरा वापस सेम उसी जगह पर वापस आ जाता है तो वो एक नौकर्म परावर्तन जगह माना नहीं है इसमें, जगह तो शब्द ही नहीं है, जगह को यहाँ हाईलाइट नहीं करना है। 3 ये चीजें, हाँ, एक क्वालिटी, क्वांटिटी और आइडेंटिटी। किस चीज की चीजें हैं ये? किस चीज की क्वालिटी है? ये पुद्गलों की अपने कर्म की। हाँ, कर्म वर्गना या नो कर्म वर्गना, जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो। ठीक है, बोलो समीक्षा।
जीव ने किसी समय एक समय में जो जैसे 9 कर्म का अगर ले रहे हैं तो 9 कर्म के जो समय प्रबद्ध हमने बांधे हैं, ग्रहण किए हैं, उनको जो ग्रहण किए हुए फिर उनको हम कुछ टाइम बाद उस टाइम बाद उनको फिर हम छोड़ेंगे, और फिर छोड़ने के बाद जब अनंत काल का समय बीत जाने के बाद जब हम प्रथम बार उन्हीं सेम आइडेंटिटी की, सेम क्वालिटी और सेम क्वांटिटी की 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे, तब हमारा 9 कर्म परावर्तन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही उसमें कर्म परावर्तन में भी ऐसे ही कि हम जो कर्मण वर्गणाएं उनको ग्रहण करेंगे और फिर ऐसे ही उसको छोड़ेंगे। तो जब ये 9 कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको पूरा एक द्रव्य परावर्तन पूरा कंप्लीट हुआ कहेंगे। बढ़िया। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये परावर्तन हमको करने हैं क्या? तो इसमें हम नहीं लगाना है, हम लगाएंगे तो हमको करने हैं, किसी जीव ने, कोई जीव अपने को नहीं करने हैं, इसलिए हम ग्रहण करेंगे ऐसा बोलेंगे तो हमको परावर्तन हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बोलते समय ध्यान रखें शब्दों का भी, कि कोई जीव किसी समय 9 कर्म वर्गणाओं का जो समय प्रबद्ध उसने ग्रहण किया है, जितनी संख्या में है, जिस क्वालिटी के हैं, और जो उनकी आइडेंटिटी है, यानी जो वर्गणाएं जितनी संख्या में है और जिस क्वालिटी की है, और वही वर्गणाएं उतनी ही संख्या में उसी क्वालिटी की जब अनंत काल बाद रिपीट होकर एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वो जब रिपीट होकर दोबारा ग्रहण करने में आती हैं, तब उसे एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से जब किसी समय एक कार्बन वर्गणाओं का विशिष्ट समय प्रबद्ध ग्रहण करता है, तो उसमें जितनी कार्बन वर्गणाएं जिस स्थिति अनुभाग वाली और जितनी संख्या में वो कार्बन वर्गणाएं ग्रहण की हैं, जो कार्बन वर्गणाएं जितनी संख्या में और जितने स्थिति अनुभाग वाली ग्रहण की हैं, वे ही कार्बन वर्गणाएं उतने ही स्थिति अनुभाग वाली और उतनी ही संख्या में जब कभी अनंत काल बाद दोबारा ग्रहण करने में आती है, तो उसे एक कर्म पुद्गल परावर्तन कहते हैं। इस तरह से एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन दोनों मिलकर एक पुद्गल परावर्तन अथवा एक द्रव्य परावर्तन वो पूरा होता है। ये इस सारे काम में कितना टाइम लग जाता है? इस सारे काम में अनंत काल लग जाता है। ये अनंत काल क्यों लगता है? क्योंकि इसके बीच में अनंत बार अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करना होता है और छोड़ना होता है, अनंत बार मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करके छोड़ना होता है, अनंत बार ग्रहित वर्गणाओं को, पहले ग्रहित बोला था तो अभी अग्रहित समझना, जो भी, एक बार अग्रहित को, अनंत बार अग्रहित को, अनंत बार मिश्र को, अनंत बार ग्रहित को ऐसे ग्रहण कर करके छोड़ना होता है, तो वो वापस रिपीट होने में अनंत काल लगता है। एक पुद्गल परावर्तन पूरा होने में अनंत काल लगता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? कि एक किसे कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन? बोलिए चमेली आंटी। एक 9 कर्म परावर्तन पूरा होगा उसको अर्ध परावर्तन कहेंगे, या एक कर्म पुद्गल परावर्तन पूरा होगा तो उसको अर्ध परावर्तन कहेंगे। दोनों को मिला एक 9 कर्म पुद्गल परावर्तन अथवा एक कर्म पुद्गल परावर्तन को अर्ध पुद्गल परावर्तन कहते हैं, और ये दोनों मिलके एक पूरा पुद्गल परावर्तन होता है। अब अपनी चर्चा शुरू हुई थी क्षेत्र परावर्तन के संबंध में। क्षेत्र परावर्तन किसे कहते हैं? कि जितनी भी जीव की अवगाहनाएं हैं, जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना तक लेकर उन सभी अवगाहनाओं को धारण करना, और आकाश के, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उन समस्त प्रदेशों पर क्रम से जन्म लेना, वो ये जब सारा काम पूरा होता है तो इसको एक क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। ये जितना टाइम इस काम में लगता है, यानी परावर्तन का मतलब है वो टाइम, इस काम में जितना टाइम लगता है उसको एक क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। यानी क्षेत्र परावर्तन 2 प्रकार का है, एक स्व क्षेत्र परावर्तन, एक पर क्षेत्र परावर्तन। यहाँ स्व क्षेत्र से क्या मतलब है?
कि आत्मा के प्रदेशों ने शरीर के आधार से जो आकार धारण कर रखा है वो कहला रहा है स्व क्षेत्र। यानी जिस शरीर में जीव है वो शरीर का आकार वो कहला रहा है स्व क्षेत्र, और आकाश के प्रदेश वो कहलाते हैं पर क्षेत्र। जीव कहाँ है, जीव कहाँ रहता है? तो इसके कई उत्तर हो सकते हैं कि जीव अपने आत्मा के प्रदेशों में, अपने आत्मा में रहता है, अपने में रहता है, शरीर में रहता है, या बाहर में कहें तो हम इस मकान में, इस घर में रहते हैं, कि भारत में रहते हैं, कि जयपुर में रहते हैं, या फिर कहें जम्बूद्वीप में रहते हैं, फिर कहें मध्य लोक में रहते हैं, और आगे बढ़े तो लोकाकाश में रहते हैं। अलग अलग टाइप से उसके जवाब हो सकते हैं। तो जीव कहाँ रहता है? तो अभी यहाँ समझना है कि जीव शरीर में रहता है। स्व क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत जीव शरीर में रहता है। तो ये जो क्षेत्र है शरीर के आकार का, उसमें छोटे से छोटे आकार से लेके बड़े से बड़ा आकार धारण कर ले, ये पूरे हर साइज का शरीर प्राप्त हो जाए तो एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। अवगाहनाओं के जितने भेद हैं उनमें से जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक प्राप्त करने का जो काल है, क्रम पूर्वक सबसे पहले सबसे छोटी अवगाहना धारण करी, उसके बाद में उससे एक प्रदेश बढ़ाकर, क्रम पूर्वक का मतलब क्या है? एक एक प्रदेश बढ़ाकर वो आकार धारण करना है, अवगाहना धारण करनी है। तो एक प्रदेश बढ़ाकर जब अवगाहना धारण करी तो वो जस्ट नेक्स्ट वाले भाव में ही हो जाएगी, जरूरी नहीं है। जिस भी किसी भाव में वो अवगाहना मिलेगी तब इसकी ये 2 अवगाहना पूरी हुई। फिर इससे एक और प्रदेश बढ़ाकर 2, 4, 10, 20, 50, 100 कितने ही भाव बाद वो ये वाला साइज जब मिला तब तीसरी अवगाहना पूरी हुई। ऐसे ही अवगाहनाओं के जितने प्रकार हैं उन सब प्रकारों को पूरा करने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है स्व क्षेत्र परावर्तन। अवगाहनाएं कौन कौन सी हैं? एक है जघन्य अवगाहना। जघन्य अवगाहना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की। जो जन्म ले रहा है उसके जन्म के तीसरे समय में ही ये सूक्ष्म अवगाहना, यानी सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक है, उसने जन्म ले लिया तो पहले समय में सबसे छोटी अवगाहना नहीं है, दूसरे समय में भी सबसे छोटी अवगाहना नहीं है, उसके जन्म के तीसरे समय में ही सबसे छोटी अवगाहना है। और क्योंकि उस समय ही उसके इस तरह के नियम है, उसके योग जो है उस समय जघन्य होते हैं, तो वो जो उसकी अवगाहना होती है, यानी ऐसा उसमें बताते हैं कि पहले समय में वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर, फिर स्क्वायर होता है, तो रेक्टेंगुलर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर स्क्वायर हुआ, थोड़ा छोटा होता है, थर्ड समय में गोलाकार हो जाती है, तो राउंड और छोटा हो गया ना, कॉर्नर्स भी कम हो गए उसमें से। तो वो सबसे छोटी अवगाहना जो होती है जन्म के तीसरे समय में होती है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्तक जीव की जन्म के तीसरे समय में जो अवगाहना है वो सभी जीवों में सबसे जघन्य अवगाहना, सबसे छोटी अवगाहना, इससे छोटे आकार का साइज नहीं होता है। तो वहां से उसने शुरू किया, वो जो अवगाहना थी उसको नापेंगे तो कितना निकलेगा साइज? वो साइज है पल्ले का संख्या नहीं, पल्ले का नहीं, अंगुल का असंख्यातवा भाग। बोलिए चमेली आंटी, क्या बोल रहे हैं? अनम्यूट करिए आप। हमने तीसरा समय ही काउंट क्यों किया इसका जन्म के पश्चात में? यही तो कारण बताया मैंने अभी आपको, यही कारण बताया तीसरा समय क्यों लिया, उसी का कारण बताया कि पहले समय में थोड़ी बड़ी है, दूसरे समय में छोटी है, और तीसरे समय में सबसे छोटी है, तीसरे समय में गोलाकार है। तो जो गोलाकार आकार है उसमें वो प्रदेश और भी कम होते हैं। और भी कम हो गए। कोई चीज हाँ आयताकार है तो बड़ी है, फिर थोड़ी चौकोर हुई तो थोड़ा साइज कम हो जाता है, लेकिन फिर उसको गोलाकार बनाएंगे तो वो कॉर्नर्स वाला एरिया और कम हो जाएगा उसमें से, तो गोलाकार वो उस समय होती है, तो सबसे छोटी होती है। आ गया समझ में। तो ये कितना होता है इसका साइज? ये घनांगुल का असंख्यातवा भाग। घनांगुल का असंख्यातवा भाग, ये एक घनांगुल समझने के लिए बताया जाता है, ये जो पोर एक अपनी होती है ये अंगुल है, और इसके असंख्यात पार्ट्स करें
तो उसका ये घनांगुल का असंख्यात्वा भाग बहुत छोटा हिस्सा होता है। उतनी अवगाहना उस सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की जन्म के तीसरे समय में होती है। इतनी अवगाहना से शुरू किया, उसमें भी आकाश के कितने प्रदेश घेरे जाएंगे? वो जो घनांगुल के असंख्यात्वे भाग जितनी अवगाहना है उसमें आकाश के कितने प्रदेश आएंगे? बोलो प्रीति। असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश आएंगे, क्योंकि असंख्यात प्रदेश से कम प्रदेश तो जीव घेर ही नहीं सकता है, कोई सा भी जीव हो। तो वो असंख्यात प्रदेश वाली अवगाहना से शुरू किया, फिर उसमें एक प्रदेश बढ़ाकर, ये तो एक भाव इसमें पूरा होगा, एक भाव में इससे जस्ट एक प्रदेश बड़ी वाली अवगाहना नहीं मिलती है। इसी भाव में, एक ही भाव में जितनी अभी अवगाहना है उससे जस्ट एक प्रदेश बड़ी अवगाहना वो नहीं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जो साइज बढ़ता है वो 3 डायमेंशन में बढ़ता है, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में बढ़ता है, तो एक प्रदेश नहीं बढ़ेगा। यहाँ बढ़ाना क्या है? यहाँ एक एक प्रदेश बढ़ाना है, एक साथ 10 20 2 4 3 प्रदेश ऐसे नहीं बढ़ाने, एक एक प्रदेश बढ़ाकर ही अवगाहना काउंट करनी है। तो जो ये सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना है, जगन्य अवगाहना, उसके बाद में उससे एक प्रदेश बढ़ाकर जो अवगाहना हुई, वो वाली अवगाहना जब धारण करे तब ये दूसरा हुआ। फिर उससे एक प्रदेश और बढ़ाकर अवगाहना धारण करे तब ये तीसरा हुआ। फिर उससे एक और प्रदेश बढ़ाकर अवगाहना धारण करे। ऐसे जितनी अवगाहनाएं हैं, तो मैक्सिमम कितनी बड़ा साइज होता है कि जो महामत्स्य है स्वयंभू समुद्र में, उसका 12 करोड़ 50 लाख योजन क्यूब। बोलिए भारतीय। मैं बोल रही थी कि जब एक ही प्रदेश बढ़ाना और आप बोल रहे 3 डायमेंशन में बढ़ता है, तो वो एक ही प्रदेश ज्यादा वाला कैसे आएगा, पॉसिबल होएगा? अगले भाव में, किसी और भाव में। कैसे होएगा वो एक भाव? आप बोल रहे हैं कि 3 डायमेंशन में बढ़ता है, तो अभी एक असंख्यात है मान लीजिए, फिर असंख्यात और एक प्रदेश चाहिए। हाँ, तो असंख्यात और एक प्रदेश बड़ी अवगाहना अगले भाव में हो सकती है ना। अभी मान लो, अभी उदाहरण के लिए अपन समझें कि इस भाव में 100 प्रदेश वाली अवगाहना है इस भाव में। अब इस भाव में वो साइज बढ़ेगा तो 101 प्रदेश नहीं होगा, वो कम से कम 103 प्रदेश फैलेगा या और ज्यादा फैलेगा। ऐसा नियम है कुछ कि इस भाव में अब 101 प्रदेश नहीं होंगे। सिकुड़ेगा तो भी कम से कम 97 प्रदेश होंगे, बढ़ेगा तो भी कम से कम 103 प्रदेश होंगे। 101 प्रदेश इस भाव में नहीं आ सकते हैं। लेकिन किसी अगले भाव में उसने जन्म लिया तो उसकी अवगाहना 101 प्रदेश हो सकती है। वो डायरेक्टली 101 प्रदेश वाली में जन्म ले, या किसी बीच के टाइम पे कभी वो बढ़ते घटते हुए 101 प्रदेश को प्राप्त कर ले, तो अवगाहना काउंट कर ली जा सकती है। यानी इसमें ऐसा नियम नहीं है कि उसी अवगाहना के साथ जन्म लेना है, जन्म नहीं लेना है। जीवन के किसी भी टाइम पे यदि वो साइज, वो आकार शरीर का प्राप्त हो गया है तो उसको काउंट किया जाता है। तो क्योंकि हर समय, जन्म के समय तो उतनी बड़ी बड़ी अवगाहना कैसे होगी? जन्म जब भी जीव लेता है तो अवगाहना उस समय तो छोटी होती है, तो स्टार्टिंग में तो मिल जाएगी वो छोटी अवगाहनाएं। लेकिन जब अपने को ज्यादा प्रदेश बढ़ा के लेने होंगे, अपने को मतलब उस जीव को जब ज्यादा प्रदेश बड़ी अवगाहनाएं चाहिए, तब फिर वो कैसे मिलेगी? जन्म के समय तो एकदम से कोई इतना बड़ा पैदा होगा नहीं, जन्म के समय तो छोटा ही पैदा होता है ना। इसलिए वो जीवन के किसी भी समय पे वो साइज यदि उसके जीवन में होता है तो उसको काउंट कर लिया जाता है। और उसके बीच में, जैसे अभी 100 प्रदेश वाली अवगाहना से जन्म लिया, इसके बाद में चाहिए 101 प्रदेश, और अब जो अगला भाव हुआ उसके उस भाव में 101 प्रदेश हुए ही नहीं, 200 400 500 ऐसे प्रदेश ही होते रहे, तो उस भाव को काउंट नहीं करेंगे। फिर अगला भाव लिया, तब पता नहीं कितने कितने 1000 2000 ऐसे प्रदेश लेता रहा, 101 प्रदेश नहीं हुए, तो उस भाव को भी नहीं काउंट करेंगे। ऐसे 10 20 50 कितने ही भाव बीच में निकल जाएंगे। वो टाइम चलता जा रहा है, टाइम तो बीतता जा रहा है, लेकिन काउंटिंग में नहीं आ रहा है। फिर कभी जाके 10 20 100 50 भाव बाद वो 101 प्रदेश वाली अवगाहना उसको मिली, तब जाके उसका दूसरा नंबर पूरा हुआ। ऐसे करके कितना टाइम लगेगा? एक एक प्रदेश बढ़ाना है। अंगुल के असंख्यातवे भाग, ये अंगुल है, इसके असंख्यातवा भाग, अपन तो अंगुल भी समझो ना, इस अंगुल से भी अपने को एक एक प्रदेश बढ़ाकर 12 करोड़ 50 लाख
योजन क्यूब जितना अपने को एरिया कवर करना हो और कंटिन्यू भी अपने को टाइम यानी मिल जाए किसी को, तो भी कितना समय लग जाएगा। एक एक प्रदेश बढ़ाना है, और यानी ये इतनी बड़ी बड़ी ये जो होते हैं ना, इतनी सी जगह, इसके लिए बताते हैं ऐसा, ये इतनी सी जो जगह, इतनी सी लाइन खींची अपन ने, 1 अंगुल जितनी, एक बड़ी लगा लो, इतनी लगा लो, छोटी लगा लो, जितनी भी, ये इतनी सी एक लाइन हमने खींची है। इसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? एक लाइन हमने यहाँ खींची, इसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? ये एक लाइन मैंने खींची है, ये दिख रही है। तो यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में यदि एक एक प्रदेश पर एक समय में पार करेंगे, एक प्रदेश एक समय में, अगला प्रदेश दूसरे समय में, अगला प्रदेश, एक समय में एक प्रदेश हम पार कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? क्या सोचते हैं अपन? कुछ लोगों को पहले से पता है? बोलो पारुल, कितना टाइम लगेगा? असंख्यात समय। असंख्यात के आगे क्या? असंख्यात समय, असंख्यात घंटे, असंख्यात वर्ष, असंख्यात समय। ठीक है। हाँ पूर्णिमा आंटी, कितना टाइम लगेगा? अगर परमाणु गमन कर रहा है तो एक समय में ही पहुंच सकता है वो तो। नहीं, एक समय में एक प्रदेश ही क्रॉस करना है। कोई भी गमन कर रहा है, इतनी स्पीड है, एक समय में एक ही प्रदेश क्रॉस कर रहा है। तो जितने प्रदेश में उतना समय लगेगा, जितना प्रदेश तो करेगा ना। वही तो हमको पता करना है, प्रदेश कितने हैं, तो हम समय के आधार पर प्रदेशों को पता करेंगे। जितना समय लगेगा उतने प्रदेश होंगे। असंख्यात तो आ जाएंगे। असंख्यात के आगे क्या? प्रदेश, समय, वर्ष, समय। समय। चलिए भारती आंटी, आप क्या अज्यूम करते हैं? मैं भी असंख्यात समय बोल रही हूँ। चलिए ठीक है, बोलो समीक्षा। अनंत समय। अनंत समय? अनंत नहीं, अनंत समय तो ज्यादा हो गया, अनंत नहीं। मीता भाभी बोलिए। असंख्यात काल होएगा ना? तो काल क्या? काल तो सभी है, समय भी काल है। असंख्यात काल वो असंख्यात परावर्तन नहीं, ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा नहीं। असंख्यात समय, असंख्यात वर्ष लग जाएंगे इसमें। असंख्यात वर्ष थोड़ा सा निकट आया आप। बोलो प्रीति। असंख्यात समय नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। असंख्यात कल्प काल, वो तो मैं वैसे ही पूछ रही थी, मुझे पता था आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, कभी अपन ने पढ़ा नहीं है ऐसा। ये इसमें कितने आकाश के प्रदेश है? इतनी सी लाइन में कितने आकाश के प्रदेश हैं कि एक समय में एक प्रदेश, एक समय में एक प्रदेश, एक समय में एक प्रदेश, तो कितना टाइम लग जाएगा? असंख्यात कल्प काल। एक कल्प काल में कितना टाइम होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का तो एक कल्प काल है। असंख्यात कल्प काल इस लाइन को पूरे करने में लग जाएंगे। इतने आकाश के प्रदेश इसमें है। आकाश के प्रदेशों की संख्या बहुत ज्यादा है। आकाश, ये तो हमने थोड़ा बहुत सुना होगा, अगर गुरुदेव की प्रवचन वगैरह में भी आता रहता है ये। आकाश के प्रदेशों की संख्या बहुत ज्यादा है, समयों से ज्यादा, काल के समयों से ज्यादा आकाश के प्रदेशों की संख्या है। तो इसमें आकाश के प्रदेश इतने हैं। तो वो मैं तो ये बता रही थी कि वो अवगाहनाएं हमको चाहिए, वो परावर्तन पूरा करने के लिए। वो अवगाहना जो जघन्य अवगाहना से लेके उत्कृष्ट, जघन्य है ये अंगुल का असंख्यातवा भाग, इतने सा अवगाहना, और सबसे बड़ी थी वो 12 करोड़ 50 लाख इतनी योजन क्यूब की वो अवगाहना। एक एक प्रदेश बढ़ाना है, एक एक प्रदेश बढ़ाना है, कितना समय? अगर लगातार भी मिलता जाए ना तो कितना समय लगेगा? और लगातार मिलना पॉसिबल है नहीं, मिलता नहीं है। शुरू में एक इंद्रिय के भाव में हो सकता है 2 4 5 लगातार मिल जाएं, लेकिन जब बड़ी अवगाहना चाहिए होती है तो वो दोबारा दोबारा जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होती है वो चीज, उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये काल का हमको अंदाज कैसा, कितना लंबा काल है। क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन में भी अभी स्व क्षेत्र परावर्तन की बात चल रही है, उसमें कितना बड़ा काल है। बोलिए पूर्णिमा आंटी।
इसमें तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन लग जाएंगे, ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि पुद्गल परावर्तन कितने होंगे तब इधर का क्षेत्र आगे बढ़ेगा वो जीव। और कई बार तो ऐसे जन्म लेता और वो नहीं गिना जाता ना, वो तो वैसा भी तो काल चला जा रहा है उसका, तो इसलिए तो बड़ा बताया ना उसको। इससे असंख्यात पुद्गल परावर्तन को ज्यादा टाइम हो जाएगा। ये जो ये इसके लिए बोल रहे हैं ना आप, ये जो लाइन दिखाई इसके लिए, हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, मतलब जगन्य अवगाहना से बड़ी अवगाहना, फुला उत्कृष्ट अवगाहना तक हो गया ना ये। जगन्य से उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त करने में तो अनंत पुद्गल परावर्तन, वो तो अनंत काल ज्यादा है। अच्छा, जगन्य अवगाहना से उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त करने का जो टाइम है, यानी ये स्व क्षेत्र परावर्तन का जो टाइम है, ये तो अनंत पुद्गल परावर्तन है, अनंत गुना ज्यादा है पुद्गल परावर्तन से। उसमें अनंत पुद्गल परावर्तन लग जाएंगे, असंख्यात नहीं, अनंत लग जाएंगे। और परद्रव्य पुद्गल परावर्तन भी तो उसमें शामिल करना है कि अलग अलग लेना? स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, स्व क्षेत्र और पर क्षेत्र दोनों मिलके वो अनंत पुद्गल परावर्तन होंगे, लेकिन स्व क्षेत्र में भी अनंत पुद्गल परावर्तन है। वो अनंत अनंत में फर्क आएगा, लेकिन उसमें भी अनंत ही है, उसमें भी अनंत काल। यानी पुद्गल परावर्तन में जितना टाइम लग रहा है उससे अनंत गुना ज्यादा टाइम ये क्षेत्र परावर्तन में है। टोटल क्षेत्र परावर्तन में भी अनंत गुना ज्यादा है, और एक पार्ट लें स्व क्षेत्र या पर क्षेत्र, उसमें भी पुद्गल परावर्तन से अनंत गुना ज्यादा टाइम है। यानी कितना बड़ा टाइम, कितना समय हो गया संसार में और ऐसा समय व्यतीत करते हुए, और क्या कैसे टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास हो रहा है, क्या कर रहे हैं संसार में कि ये काम चल रहा है, ये पंच परावर्तन कर रहे हैं, ये काम चल रहा है, कभी ये अवगाहना कभी वो अवगाहना, और ये धारण करे जा रहे हैं, ये जन्म पूरा होता है, अगला भाव कर क्या रहे हैं संसार में, एक के बाद एक भाव ही तो धारण कर रहे हैं, और उसमें शरीर मिल रहे हैं, उसके आकार मिल रहे हैं, पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये सारे काम चल रहे हैं। ये अनंत काल से क्या ऐसा होता है ना, कभी कभी अपने को लगता है कुछ ऐसा करो जो आज तक नहीं किया हो। ये शास्त्र 6 डाला तो बहुत बार पढ़ ली, कुछ ऐसा पढ़ाओ जो आज तक नहीं पढ़ा हो, कुछ नया, और नया विषय लेते ही तो लोग एकदम से हाँ सब जुड़ जाते हैं कि नया विषय पढ़ा रहे। तो ये कुछ नया करें। ये पंच परावर्तन कितनी बार किए, ये क्षेत्र का परावर्तन, ये पुद्गलों का परावर्तन, अभी भाव भाव काल आगे पढ़ेंगे अपन, ये सब तो कितनी बार किए। क्या नहीं किया आज तक, एकमात्र रत्नत्र धर्म प्रकट नहीं किया जीवन में, वो नहीं किया, बाकी सब किया उसके अलावा। इसलिए ये पंच परावर्तन का स्वरूप पढ़कर जीवन में धर्म प्रकट हो, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। बोलिए विनीता जी। दीदी, मैं शंभु रमन समुद्र के महामत्स्य की अवगाहना उत्कृष्ट 1000 योजन 500 यन चौड़ी सुनी थी, और आप बता रही हो। मैंने ये सब गुणा किया ना, 1000 गुणा 500 गुणा 250, ठीक है, 250 योजन मोटाई, तो वो सब गुणा करेंगे अपन, तो वो उसकी टोटल अवगाहना उतनी आ जाएगी। मोटा मोटा अपन ऐसे बोलते हैं 1000 योजन का महामत्स्य है, लेकिन वो केवल लंबाई है। अवगाहना निकालेंगे तो 3 डायमेंशन में ही निकलेगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों चीज। ठीक है, वो ठीक है जी, मैंने ऐसी समझा कि एक हाँ, बोलिए मीता। आपने बोला ना अभी तक हमने नहीं किया है वो रत्नत्रय की प्राप्ति ही नहीं की है, जो अभी तक सिर्फ संसार चल रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि हमने रत्नत्रय सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, वो छूट गया हो, एक बार जैसे छूट गया हो, फिर वो वापस से मिथ्यात्व में चल रहे हो। पहले एक बार हमने किया वो अभी मिथ्यात्व में चल रहे हो। हाँ, तो अभी तो मिथ्यात्व में है, अब ये तो किसी का हमको दिखता नहीं है ना कि किसने प्राप्त किया, किसी ने छोड़ा। हो सकता है कोई सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, तो उसके पंच परावर्तन रुक गए हैं। लेकिन यहाँ सामान्य कथन है, ये सामान्य कथन है, क्योंकि पंचम काल में जिसका जन्म हुआ है वो अभी तो जन्म के लिया है, इसका मतलब मिथ्या दृष्टि ही जन्म लिया है, उस अनुसार यहाँ सामान्य कथन चल रहा है। किसी ने किया है तो अच्छी बात है। सादी मिथ्या दृष्टि भी है और उसका अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी है, तो भी वो इस काल में तो जन्म ले सकता है ना, क्योंकि वो बीच का काल भी तो बहुत लंबा होता है, तो उसमें तो ये हाँ, तो ले सकता है ना, ले सकता है, लेकिन अभी ये तो किसी के मतलब ऐसे पता नहीं चलता है ना कि ये सादी है कि अनादि है। ये सामान्य कथन है, ये सामान्य कथन है, सामान्य ही समझना चाहिए। बोलिए भारती आंटी।
मैं कह रही हूँ साधी मिथ्या दृष्टि तो पंचम काल में जन्म ले ही नहीं सकते ना, जिनका छूटा हुआ और सम्यक दर्शन वो भी नहीं ले सकते है ना। नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म ले सकते हैं? सम्यक दृष्टि नहीं लेते, सादी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना, तो मिथ्या दृष्टि है वो अभी तो वर्तमान में। अच्छा, जिनका सम्यक दर्शन छूटा हुआ है वो ले सकते हैं पंचम काल में जन्म? हाँ, ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, देखिए आज टाइम बहुत हो गया अपनी इस चर्चा में, रिवीजन में। ये समझ में आ गया स्वर क्षेत्र परावर्तन। इसके बाद में है स्वर क्षेत्र परावर्तन के बाद में पर क्षेत्र परावर्तन। पर क्षेत्र परावर्तन में क्या करना है कि बाहर आकाश के प्रदेशों पर, आकाश के प्रदेशों को कवर करना है कि लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर। कल लिखी थी क्या इसकी परिभाषा? लिख लीजिए। लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल, लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल। ये आपने पहले लिखाए हुए हैं, ये सब नोट्स हैं पहले। हाँ, कुछ लोग अभी नए भी ज्वाइन हुए हैं ना, इसलिए। लोकाकाश के समस्त प्रदेशों पर क्रम पूर्वक जन्म धारण करने का काल पर क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि सबसे छोटी अवगाहना वाला जीव हो। सबसे छोटे अवगाहना समझ में आता है, सबसे छोटे साइज वाला वो कौन सा है? वो यही सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त। सबसे छोटी अवगाहना इसकी है। तो सबसे जघन्य अवगाहना का धारक कोई जीव है, वो जन्म ले। कहाँ से स्टार्ट करना है? लोकाकाश के एक एक प्रदेश को कवर करना है। तो वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश को कवर करने की स्टार्टिंग कहाँ से करें? कहाँ से करें? तो उसके लिए कहा कि लोकाकाश का सेंटर किस जगह है? लोकाकाश का सेंटर है सुमेरु पर्वत के नीचे, जो उसकी जड़ है, उसकी जड़ में, उसमें सेंटर में 8 प्रदेश हैं। वो 8 प्रदेश लोकाकाश के सेंटर हैं। 8 क्यों है सेंटर? सेंटर का तो एक होना चाहिए, सेंटर का तो एक होना चाहिए। 8 क्यों है सेंटर? 8 क्यों है सेंटर की? सेंटर निकालना हो तो एक प्रदेश निकालें किसी चीज के सेंटर की। 8 क्यों है? बोले निशांति। 3 डायमेंशन में निकाल रहे हैं ना? बढ़िया, 3 डायमेंशन में निकाल रहे हैं। देखिए 100 के सेंटर निकालना है, 100 का, 100 का, 100 का सेंटर क्या आएगा? जल्दी से बताइए, 100 का सेंटर क्या आएगा? सुलोचना भाभी, आप थोड़ा मोबाइल ऐसा करिए, आपके चेहरे पे बस आपका नाम आ जाता है, चेहरा दिखता ही नहीं। हाँ, 100 का सेंटर निकालना है। कौन सा नंबर है बीच का? 50 हो जाएगा ना? आवाज नहीं समझ आ रही मुझे आपकी। भारती आंटी बोलती है। 49, 50, 51। 49, 50, 51 3 कैसे निकलेंगे? सेंटर 3 कैसे निकलेंगे? 48 करो, 48 करो। 50 होगा भाभी, 50। 50 को अपन ने सेंटर में रख लिया। चलिए टाइम अपना हो रहा है, मैं ही बता देती हूँ फटाफट। 100 है अपना, अभी 100 छोड़ो, ये 10 है अपने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है ना? इस 10 में से सेंटर क्या है? तो जैसे 100 में से 50 बता रहे थे, वैसे 10 में से 5, तो 1, 2, 3, 4, ये 5 वाला सेंटर, इसको हटा दिया बीच में, ये बीच में। तो इधर कितने बचे और इधर कितने बचे? तो फिर सेंटर कहाँ हुआ? बराबर बचने चाहिए ना। सेंटर का मतलब है इधर भी बराबर बचे, इधर भी बराबर बचे। जो हमने सेंटर निकाला है उसके दोनों साइड बराबर बचने चाहिए। तो ये जो इवन नंबर है, सम संख्या है, उसका सेंटर 1 नहीं निकल सकता, उसके सेंटर 2
निकलेंगे। अब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये 5 और 6 दोनों सेंटर होंगे। किसी भी इवन यानी सम संख्या के सेंटर निकालना है तो 2 निकलेंगे। एक सेंटर निकालेंगे तो तराजू जो अपना है ना, वो एक पलड़ा भारी एक पलड़ा हल्का, इधर 4 हो गए इधर 6 हो गए, ऐसा हो गया, 5 हो गए, ठीक है ना। तो किसी भी सम संख्या के सेंटर 2 होता है। लोकाकाश के जो प्रदेश हैं, लोकाकाश के प्रदेश सम संख्या में है, इवन नंबर में है, तो उसके सेंटर कितने होने चाहिए, उसका सेंटर भी 2 होना चाहिए, यानी 2 नंबर्स उसके सेंटर, जो प्रदेश है 2 प्रदेश सेंटर के होने चाहिए। लेकिन लोकाकाश ये तो है एक सिंगल डायमेंशन में अपनी चीज। अभी यही इधर लंबाई में भी हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच के फिर ये 2 है ना, ये इधर चौड़ाई में, ये इधर लंबाई में, और अगर गहराई भी हो इसी तरह से, तो 2 जो सेंटर हैं वो गहराई के भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 डायमेंशन में है, तो ये 2 प्रदेश लंबाई के, 2 प्रदेश चौड़ाई के और 2 प्रदेश मोटाई के, ये सेंटर के। इस तरह से ये 2 दूनी 4, 2 टू 4 एंड 4 टू 8, इस तरह से 8 प्रदेश ये सेंटर के निकलते हैं। कोई भी यदि इवन नंबर वाली संख्या है, सम संख्या है, और यदि वो 3 डायमेंशन में है, घनाकार है, तो उसके सेंटर के जो प्रदेश निकलेंगे वो 8 निकलेंगे। लोकाकाश के प्रदेश हैं, ये शास्त्रों में लिखा है कि वो सम संख्या में है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लोकाकाश के प्रदेश सम संख्या में है, और सम संख्या में होने के कारण उसके जो सेंटर निकलेगा, और लोकाकाश घनाकार है, ये हमने पढ़ाई है, 343 घन राजू, ऐसा है ना, तो वो घनाकार है, इसलिए 2 लंबाई के, 2 चौड़ाई के, 2 मोटाई के, ऐसा इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये 8 प्रदेश वो बीच के निकलते हैं। और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश हैं। तो आत्मा के प्रदेश भी घन संख्या में, सम संख्या में है, और आत्मा में भी ऐसे ही सेंटर के 8 प्रदेश होते हैं। तो जहां लोकाकाश के 8 प्रदेश हैं, वो सेंटर किस जगह है, सुमेरु पर्वत के नीचे, उसकी जड़ की जगह पर, वो सेंटर के 8 प्रदेश लोकाकाश के हैं। उसी 8 प्रदेशों के ऊपर वो जीव के, जो जीव है जगन्य अवगाहना वाला, वो अपने 8 प्रदेश वहां सेट करके मतलब करके, और ऐसा ये भाषा है, करता वर्ता कोई नहीं है, वो अपने आप ऐसे ऑटोमेटिकली होता है। तो उस जगह वो 8 प्रदेश वहां पर सेट हों, और फिर उतनी वो जो घनांगुल के संख्यात्मक विभाग अवगाहना है, वहां जितने प्रदेश उसने घेरे हैं, वहां से वो स्टार्ट करे। ये पर क्षेत्र परावर्तन कहाँ से स्टार्ट करना है कि जगन्य अवगाहना का धारक जो जीव है, वो लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर अपने आत्मा के 8 प्रदेश रखकर, वहां वो अवगाहना लेकर, वहां से वो जन्म धारण किया, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई। ये रख कर करे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भाषा है बोलने की, ऐसे करता कोई नहीं है चला के कि मैं वहां जाके प्रदेश लगाऊं, निकाल के देख के लगाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली ही ऐसा होता है। बोलिए भारती आंटी। 100 का क्या आएगा सेंटर? 100 का भी वही आएगा ना, 50 और 51, जैसे 10 में अपन ने 5 और ये निकाला ना 6, वैसे 50 और 51 2 सेंटर आएंगे। वो तो उदाहरण है सब। तो ये जघन्य अवगाहना का धारक जीव लोकाकाश के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों पर अपने आत्मा के 8 प्रदेश रखकर, वहां जघन्य अवगाहना के साथ उसने जन्म लिया और फिर आयु पूर्ण करके मरा। ये वो उसने वहां पर जन्म लिया। वो आकाश के कितने प्रदेश कवर किए हैं उसने उस अवगाहना में? अभी यहाँ क्या चल रहा है, आकाश के प्रदेश कवर करने हैं, समय अपना हो गया है, बात अपनी स्टार्ट ही हुई है। ये जो अवगाहना धारण करके उसने जन्म लिया है, उसमें आकाश के प्रदेश कितने कवर हुए हैं? आकाश के 8 प्रदेश, 8 तो केवल बीच के रखने थे, बाकी के और प्रदेश भी तो सारे आएंगे बाकी के चारों तरफ। प्रदेश कितने होते हैं एक जीव में? असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। तो ये ऐसे समझो कि ये मध्य के 8 प्रदेश, बस ये इतना सा बता के अभी पूरा करते हैं, फिर बाकी मंडे को देखेंगे वापस।
ये लोकाकाश है ना, ये लोकाकाश है, ये तरसनाली है। अब ये मध्य है, ये मध्य के 8 प्रदेश हैं समझ लीजिए। ये लोकाकाश के 8 प्रदेश हैं, यहीं पे उस जीव ने अपने 8 प्रदेश इसके लगे, और बाकी का शरीर और है। केवल 8 प्रदेश जितना ही तो ना शरीर है और आत्मा है, तो वो बाकी का और जो जीव है उसका इतना आकार बना। तो इस अवगाहना के साथ उसने जन्म लिया। इतने प्रदेश आकाश के उसने एक बार में कवर किए। कितने प्रदेश कवर किए? आकाश के असंख्यात ही प्रदेश कवर किए हैं। 8 प्रदेश कवर नहीं किए, 8 तो बीच में है, उसके बाद चारों तरफ मिला के असंख्यात प्रदेश कवर किए। अब लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जन्म लेना है, ये पर क्षेत्र परावर्तन है। तो ये एक बार में असंख्यात प्रदेश पे जन्म लिया, तो एक साथ असंख्यात प्रदेश कवर नहीं कराने, तो इन्हीं असंख्यात प्रदेशों पर असंख्यात बार जन्म ले, ऐसे कैसे, तब जाके ये असंख्यात प्रदेश पूरे कवर होंगे। तो हर दूसरी बार, हर अगले भाव में वो इसी जगह ऐसे कैसे जन्म ले, ये पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको सबसे पहले यही असंख्यात प्रदेश इसी तरह से सेंटर में 8 प्रदेश रखकर ये कवर करने हैं। उसमें कितना टाइम लगेगा, उसके बाद में एक एक प्रदेश बढ़ाएंगे, वो एक एक प्रदेश फिर अपन बाद में बढ़ाएंगे। अभी इतना देख लें, मैं इसके नोट्स भेज दूंगी तो पढ़ लेना आप लोग, फिर आगे अपन चलाएंगे मंडे से। कल से शिविर है अपने रुड़मल स्मारक का, उसकी मैंने लिंक आप लोगों को भेजी थी और आज मैं वापस डाल दूंगी। और दिन में भी क्लासेस हैं, सुबह भी क्लासेस हैं। जो लोग नए हैं, नए लोगों के हिसाब से संजीव जी की, सुमत जी भाई साहब की, प्रवीण जी की क्लासेस रहती हैं, उसमें आप लोग देख लेना और मैं डाल दूंगी विशेष जो भी होगा। और बाकी जो विशिष्ट हैं यानी सीनियर लोग हैं, उनके लिए शांति जी भाई साहब वगैरह की, अभय जी भाई साहब की वो क्लासेस रहेंगी। तो उसमें भी अपने अपने टाइम के हिसाब से ज्वाइन करें। सुबह भी है, दोपहर में भी है, शाम को भी प्रवचन वगैरह है। मैं आज मैसेज और डाल दूंगी, तो उसमें भी आप लोग सब ज्वाइन करें जरूर, जैसे जिसको समय मिले। अभी आज समय अपना हो गया है, यही पूरा करते हैं। जय श्री राम।